Good afternoon, everyone. Let's begin with the next political ideology, socialism, for UPSC PSIR. So, socialism is both a political and an economic ideology. So, बेसिक इसका ये है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पे, पॉलिटिकल रास्ते के तौर पे, इट सीक्स इक्वालिटी अमंग ऑल। एंड इकोनॉमिक वे में, इकोनॉमिक स्पेयर में देखें तो इट टॉक्स अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। नाउ ये दोनों चीजें जो हैं अभी आगे बताते हैं धीरे धीरे, लेकिन उससे पहले लेट्स टेक जियोलॉजिकल बैकग्राउंड। नाउ आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो फर्स्ट चीज आप ये ना सोचें कि अगर मैं उसमें कुछ साइंटिफिक टॉपिक्स लाता हूँ, जियोलॉजिकल या क्रोनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स लाता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, यूपीएससी, क्योंकि एक स्टैंड अलोन सिर्फ पीएसआईआर का टॉपिक है नहीं, आपके पास जीएस भी है मेंस के, फिर प्रीलिम्स के अंदर भी कुछ टॉपिक्स हैं। और ये आप जानते हैं कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी एनालिसिस चाहिए। सो हर तरीके से ये चीज़ आपके काम ही आएगी। एंड नेक्स्ट चीज़, मैं खुद एक साइंस ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद भी आई टीच पोलिटिकल साइंस। इवन आई लव पोलिटिकल साइंस जस्ट बिकॉज पोलिटिकल साइंस इज द एसेंस ये सारे सब्जेक्ट्स का। एनीवे, ये चीज़ और भी धीरे धीरे बात करते हुए समझ में आ जाएगी। सो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात कर रहा हूँ, सो cut to the chase. Let's begin with this cyclical mechanism, cyclical mechanism of life. Now, जो आप देखते हैं अर्थ पे, वो ज़्यादातर चीज़ें साइक्लिकल है। आप चाहे उसमें फिजिकल साइकिल्स देखें, केमिकल साइकिल्स देखें, तो इसी तरह से एक एक जो साइकिल है कॉन्टिनेंटल साइकिल। तो कॉन्टिनेंटल साइकिल के अंदर ये होता है कि जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं आज हम देख रहे हैं, तो एक टाइम पे यही कॉन्टिनेंट्स जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट था, फिर उसके बाद ये फ्रेगमेंट होते रहते हैं, फिर उसके बाद ये वापस असेंबल होते हैं, एक सुपर कॉन्टिनेंट बनता है। इस तरह से ये साइक्लिकल मैकेनिज्म चलता रहता है। सेकेंड साइकिल जो है, इट इज अबाउट द ग्लेशियल फिनोमिना, ग्लेशियल साइकिल। तो ग्लेशियल साइकिल के अंदर दो स्टेजेस हैं, एक ग्लेशियल एंड द सेकेंड इंटरग्लेशियल स्टेज। और अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि पोलिटिकल साइंस में ये सब कैसे पढ़ रहे हैं। सो ग्लेशियल स्टेज में ये होता है कि अर्थ या उसका एक बड़ा पार्ट, इट इज कवर्ड विद स्नो। और फिर उसके बाद इंटरग्लेशियल पीरियड जो होता है, इट इज वार्म पीरियड। नाउ पोलिटिकल साइंस जो है, हम जो अभी पढ़ रहे हैं, वो मॉडर्न होमोसेपियंस पे है। जो अभी के 2025 के जो मॉडर्न होमोसेपियंस हैं, उनको लेके जो पॉलिटिक्स है, हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो पॉलिटिक्स हैं, इट स्टार्टेड ड्यूरिंग दैट ग्लेशियल पीरियड। मतलब हमारा खुद का इवोल्यूशन जो है वो ग्लेशियल पीरियड में हुआ। ना ये चीज मैं आपको सोशलिज्म के अंदर क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ग्लेशियल टाइम में हम जानते हैं, से द कॉन्सेप्ट ऑफ पोलिटिकल साइंस एंड इट्स जार्गन। ग्लेशियल टाइम्स के अंदर आप जानते हैं जहां ठंड होती है वहां पे वेजिटेशन नहीं होती। ओके, फिर उसके बाद जब साइकिल की बात की मैंने, तो ग्लेशियल के बाद आता है इंटरग्लेशियल पीरियड। और इंटरग्लेशियल मतलब वार्म पीरियड। और वार्म पीरियड जो प्रेजेंट हमारा वार्म पीरियड है, इट स्टार्टेड अराउंड 11,700 बीसी, जिसको हम होलोसीन बोलते हैं। आपके यूपीएससी के लिए भी, अदर जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। होलोसीन इपोक है, एक वार्म फेज। नाउ ये होलोसीन इपोक जो है, इट स्टार्टेड विद द मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज। सो हमारा जो हमारी हिस्ट्री का एक जो बड़ा पार्ट जो है, जिसको पेलियोलिथिक बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज, वो आइस एज के अंदर, ग्लेशियल पीरियड के अंदर ही चला गया। आइस एज कहो, ग्लेशियल पीरियड कहो, दोनों सेम है। नाउ उसके बाद जो रियल जो ब्रेक थ्रू है, जहां से हमारी पॉलिटी, जो मॉडर्न पॉलिटी शुरू हुई, जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, वो यहीं से मीसोलिथिक से स्टार्ट हुई। क्योंकि यहाँ से वार्म फेज था। उससे पहले पेलियोलिथिक के अंदर एक जो ग्रुप को एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो सिर्फ हंटिंग एक्सपेडिशन और सिर्फ सर्वाइवल तक लिमिटेड था। क्योंकि आप जानते हैं आइस एज के अंदर कंडीशंस कितनी सीवियर होती है। ऐसे में एक कोई भी रीजनेबल और मेजरेबल पॉलिटी होना
नामुमकिन है, क्योंकि पॉलिटी होके भी वो किस चीज़ पे पॉलिटी करेंगे, किस चीज़ पे वो बात करेंगे। असल में जब आपको बताया है कि ये मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता इसलिए हूँ क्योंकि इट इज़ अबाउट द एसेंस। हर वो चीज़ जो हमें हम इंसानों को अफेक्ट करती है एट ग्रुप लेवल, इट बिकम्स अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। जैसे अभी बात करें रिसेंटली जो लॉकडाउन हुए थे और जो कोविड 19 पैंडेमिक ना, उससे पहले आप में से बहुत कम लोगों ने आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में इतना डिटेल से पढ़ा होगा कि उसका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरह से पेनिट्रेट करता है, किस तरह से वो पूरे ग्लोब पे पूरे होमोसेपियंस की इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर गया। क्योंकि कोविड 19 पैंडेमिक के पहले आरएनए एक मॉलिक्यूलर जेनेटिक का कॉन्सेप्ट था, लेकिन कोविड 19 पैंडेमिक के बाद it has affected us, it has affected homo sapiens at a global scale, at a massive scale. A massive scale means it has involved a lot of people, and when popular involvement is concerned, it become a matter of political existence or matter of polity. So same way मीसोलिथिक के जो भी कॉन्सेप्ट में भी आपको बता रहा हूँ वो सब भी आपके इंपॉर्टेंट में आ जाते हैं। एनीवे, तो मीसोलिथिक के साथ वार्म कंडीशंस आई। वार्म कंडीशन यानी दो चीजें आ गई, एक वेजिटेशन और सेकंड एक्वेटिक रिसोर्सेज। ना अभी आपको समझ में आएगा कि आखिर पॉलिटी शुरू कैसे होती है। अब वेजिटेशन एंड एक्वेटिक रिसोर्सेज, इन दोनों के साथ ही एक चीज आ गई, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। जैसे आपने जो एनएफएसए के बारे में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, या फिर मिड डे मील स्कीम के बारे में, या फिर नरेगा के बारे में, या फिर और जितनी भी न्यूट्रिशनल स्कीम है, जैसे अम्मा कैंटीन हो गई, ये सब। या फिर अभी रिसेंटली आपने ये भी पढ़ा होगा, जो गाजा के अंदर जो वॉर चल रहा है उसके अंदर जो फूड राशंस जो है नहीं जाने दे रहे हैं। सिमिलरली यही जो सीज मैकेनिज्म है, आपने हिस्ट्री के अंदर भी जितने वॉर है उसके अंदर भी सेम यही हुआ करता था। सो आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस कितनी है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जब होती है तो इससे पॉलिटी का रेलेवेंस ये है, स्पेशली विद रेलेवेंस टू मेसोलिथिक, कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी होते ही अब दो चीजें यहां से खुल गई। फर्स्ट, अब हमें सर्वाइवल के लिए जतन करने की जरूरत नहीं है, और साथ ही मल्टीपल हैंड्स हैव बीन फ्रीड, मल्टीपल ब्रेन्स हैव बीन फ्रीड। सो यहाँ पे हमारे पास कह सकते हैं लेबर सरप्लस है। जो अगर सोशलिज्म की लैंग्वेज में देखें तो लेबर सरप्लस यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है। अब हर एक को हंटिंग गैदरिंग में, इन सब में जूझने की जरूरत नहीं है। फिर यहीं से नेक्स्ट फेज शुरू हुई नियोलिथिक। नाउ नियोलिथिक, मेसोलिथिक के बाद नियोलिथिक आई, और यहाँ पे एक चीज आ गई, परमानेंट सेटलमेंट एंड सेकेंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो परमानेंट सेटलमेंट मतलब अब घूमने की भी जरूरत नहीं, नोमैडिक एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो यहाँ से पॉलिटी को एक और ब्रेक थ्रू मिला कि अब हमारे पास जो एग्जिस्टेंस है इट इज सेटल्ड। अब हम एक जगह रुक के वी कैन ड्वेल ऑन इट। और सेकंड है, जब सेटल एग्जिस्टेंस होता है और प्लस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, इसका मतलब है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पे फिर मल्टीपल हेड्स, मल्टीपल ब्रेन्स एंड मल्टीपल नीड्स केम इनटू द पिक्चर। फिर इसी के साथ जो डोमेस्टिकेशन, इसका मतलब है कि और जो क्रॉप्स वगैरह है, स्पेशली जो स्टेबल क्रॉप्स हैं, उनको उगाने लग गए, और जो अदर रिसोर्सेज हैं एनिमल प्रोटीन के, वो भी यहाँ से सिक्योर हो गए। तो कुल मिला के नियोलिथिक के बाद में अब हमें न्यूट्रिशन को लेकर, फूड को लेकर सोचने की जरूरत नहीं। तो इसी के साथ अब दो चीजें और आ गई। फर्स्ट, जिसको बोल सकते हैं सोशलिज्म की लैंग्वेज में लेबर डिवीजन, एंड सेकंड टास्क स्पेशलाइजेशन। अब आपको समझ में आएगा कि यहां से पॉलिटी की शुरुआत कैसे हुई। इससे पहले हम में से ज्यादातर जो होमोसेपियंस हैं, वो दे वर एंगेज्ड इनटू हंटिंग एंड गैदरिंग इन द मैटर्स ऑफ सर्वाइवल, इन कलेक्टिंग वाइल्ड बुशेस, ट्यूबर्स, ग्रासेस, स्टेपल फूड्स, ये सब कुल मिला के सर्वाइव करने के लिए बहुत सारे लोग उसमें एंगेज थे। नाउ जब हमारे पास
डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, तब अब हम बहुत सारे हाथ पैर जब वो है फ्री हो गए, बहुत सारे इंसान फ्री हो गए, तो यहाँ से जो भी सरप्लस लेबर था वो डिवाइड होना शुरू हो गया। बहुत लोग जो हैं अब अलग अलग टास्क में अपने आप को एंगेज रखने लग गए। सो लेबर डिवीजन यानी अब कुछ लोग जो है दे आर एंगेज इन weapons, some were engaged in agriculture and nutrition, some were engaged in care, some elders were there जो गाइडेंस एंड डिसीजन मेकिंग में थे, फिर some shamans they got engaged in ritual activity, some people got engaged into trade। और इसी के साथ जब हर एक अपने अपने अलग अलग काम में जूझने लग गया, अलग अलग काम में एंगेज हो गया, तो यहीं से फिर शुरू हुआ टास्क स्पेशलाइजेशन। क्योंकि डाउन द लाइन जब पॉपुलेशन असेंबली शुरू हो गई, पॉपुलेशन प्रोलिफरेशन शुरू हुआ, उसी के साथ धीरे धीरे जब परिवार बढ़ना शुरू हो गए, तो यही चीजें, यही नॉलेज, यही कल्चर, इट गॉट ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, जिन कंपार्टमेंट्स को आज हम क्लास बोल सकते हैं, इनको हम कास्ट बोल सकते हैं, ग्रुप्स बोल सकते हैं, या फिर गिल्ड्स बोल सकते हैं। सो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। नाउ यहां तक ठीक था, और ये ऑक्यूपेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मोस्ट पार्ट ये फिर भी कोऑपरेटिव था, यानी इंसान जो है, जो फ्री इंसान है, दे आर कोऑपरेटिंग ईच अदर। यानी कुछ लोग अगर वेपन्स बना रहे हैं, कुछ लोग ट्रेड में एंगेज्ड है, कुछ लोग जो है मैसनरी में एंगेज्ड है, कुछ लोग क्लीनिंग वर्क्स में है, कुछ लोग सर्विसेज में है, इस तरह से सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और ये सिर्फ कोऑपरेशन है ताकि टास्क डिवाइड हो जाए, लेबर जो सरप्लस लेबर है वो प्रॉपरली डिवाइड हो। और इसी के साथ जो एल्डर्स काउंसिल है, जिन्होंने बहुत साल देख लिए, बहुत दिवाली देख ली, अब उनका विजडम यहाँ पे काम आने लग गया, और यही एल्डर्स काउंसिल जो है, इट वॉज अ फॉर्म ऑफ प्रोटोपॉलिटी, प्रोटो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, या प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहां तक ये चीज है। फिर अगेन लाइफ गोज थ्रू साइकिल्स, सो साइकिल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड फ्रेगमेंटेशन वो भी चलती गई। सेंट्रलाइजेशन मीन्स एम्पायर फॉर्मेशन, एंड फ्रेगमेंटेशन मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन, वही एम्पायर वो टूट के बनते गए, यानी पावर जो है इट केप्ट चेंजिंग हैंड्स। और वो एम्पायर फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन ये सब तो मैं बताऊंगा नहीं। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट, कि बड़े टाइम तक वही जो नियोलिथिक सेटअप है वो काफी टाइम तक चलता रहा, और जो अपर जो पावर स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रही, बस इट केप्ट चेंजिंग हैंड, बट अदरवाइज पावर जो है वो एलिट्स के पास रही। और ये चीज चलती रही करीब रेनेसां पीरियड तक। फिर यह है कि उस दौरान, उस पीरियड में नीड बेस्ड इन्वेंशंस होते गए। नीड बेस्ड इन्वेंशंस जो आप जानते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी में रेनेसां साइंटिफिक टाइम पर आने के बाद जितने भी इन्वेंशंस हुए, तो धीरे धीरे जो भी नेसेसिटी होती गई, जो भी रिक्वायरमेंट होती गई, उसके हिसाब से और एजुकेशनल एडवांसमेंट के हिसाब से इन्वेंशंस चलते गए। अब इसी टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे ये हुआ कि कुछ जो लोग हैं, स्पेशली द ओल्ड एलिट्स, जिनके पास ऑलरेडी पावर थी, और जिनके पास वो पावर रेनेसां के बाद वो पावर चली गई, रेनेसां और लिबरलिज्म के बाद वो पावर उनके पास पहले जितनी नहीं रही, और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, फिर नेशन फॉर्मेशन, उनके बाद तो, या डेमोक्रेसी आने के बाद तो वो उनके पास पावर और भी धीरे धीरे कम होती गई। तो ज्यादातर जो एलिट्स थे, दे गॉट दिस आइडिया कि अगर नीड है किसी भी चीज की, और वी आर स्टिल फॉलोइंग द सेम लेबर डिवीजन दैट वी acquired ड्यूरिंग द मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक पीरियड। क्योंकि आप आज हम देख रहे हैं, आज भी अगर हम देखें 2025 में भी, तो लेबर डिवीजन जो है वो उसी टाइम का है। आज भी हम जो काम कर रहे हैं, जो
पैदा होने के बाद जो भी हम सोचते हैं कि ये करना है वो करना है, तो असल में जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो वही है ना। अगर आज हम मीजोलिथिक में होते तब शायद ये नहीं सोचते कि मुझे ये इंजीनियर बनना है, कि डॉक्टर बनना है, कि आईएएस बनना है, कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, जर्नलिस्ट बनना है, जो भी आपकी लाइन ऑफ वर्क है। तो वो फ्रेमवर्क, वो माइंडसेट हमारे पास शुरू से है। तो लेबर डिवीजन उस टाइम पे ऑलरेडी लोग जो है अपने अपने काम में थे ही। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम में कुछ जो एलिट्स कह सकते हैं, या फिर कुछ जो एंटरप्रेन्योर हैं नाउ, ये एक बेटर टर्म है क्योंकि लेट्स नॉट डिस्पैरेज एनीवन्स नेम। सो उस टाइम के जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उन्होंने ये कहा कि अगर नीड है और already people have organized themselves into their respective occupations, so why not we produce commodities at mass scale। यानी अगर वही प्रोडक्शन अगर बढ़ जाए तो सब लोगों की नीड्स पूरी हो सकती है, और नीड पूरी होगी मल्टीप्लाई बाय अगर मैसिव रीच है उसका, पॉपुलर रीच, अगर इकोनॉमी ऑफ स्केल है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, the profit, it can be appropriated just because you undertook that adventure. And what adventure or what venture that is? It is the venture of producing the need based commodity at a scale, mass based production। और उस mass based production में जो भी मार्जिन निकलता है, तो होलसेल प्रोडक्शन में, ये जो होलसेल की दुकान पे आप देखते ही हैं, वो खरीदते इसलिए है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट पे मार्जिन होता है, लेकिन हर एक प्रोडक्ट पे मार्जिन कम है, भले ही वो 1 रुपए का है, लेकिन उनके पास अगर 1000 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका जो ओवरऑल रेम्यूनरेशन है वो 1000 रुपये हो गया। तो यही कम मार्जिन को अगर हम बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करें तो वो हमारे लिए सफिशिएंट रेम्यूनरेशन हो गया। तो उस टाइम के एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्होंने यही चीज शुरू की। नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का धीरे धीरे उसका एक डाउन स्केल समझ में आने लग गया कि अब वो आइडिया जो है, इट गॉट शिफ्टेड फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज, जिसको हम बोल सकते हैं एफर्ट। एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज दोनों का मतलब ही होता है एफर्ट। तो एफर्ट के बदले जो जो चीज थी, सॉरी आई एम बिट लॉस्ट हियर। सो एंटरप्रेन्योरशिप या जो एफर्ट है, इट इन द बिगिनिंग इट वाज जस्ट अनदर टास्क, जस्ट अनदर काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन। जैसे किसान का काम है अनाज उगाना, या मैसन का काम है कारीगरी करना, वैसे ही पॉटर का काम है पॉटरी बनाना। तो हर एक का अलग अलग ऑक्यूपेशन है। वैसे ही एंटरप्रेन्योरशिप का ये एक एंटरप्रेन्योर का ये एक ऑक्यूपेशन था। लेकिन ये एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये धीरे धीरे बदल गई प्रॉफिट सीकिंग वेंचर्स। यानी अब जो आइडिया है, कोर आइडिया, वो एफर्ट से या ऑक्यूपेशन से अब वो आ गया प्रॉफिट पे। और यहीं से शुरुआत हुई कैपिटलिज्म की। और वही सोशलिज्म का मेन काउंटर है, मेन क्रिटिक है, कि यहाँ पे इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जब चीजें मास स्केल पे प्रोड्यूस होने लग गई, मास प्रोडक्शन होने लग गया, तो उसके साथ ही प्रॉफिट मेंटालिटी भी आ गई। प्रॉफिट माइंडसेट के साथ फिर आया एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि जब हम प्रॉफिट चाहेंगे तो उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन जुड़ा हुआ है ना। वो देखते हैं कैसे। सो ये अपना बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया और वापस आते हैं हम सोशलिज्म पे। सो सोशलिज्म समझने से पहले एक ये चीज, कैपिटलिज्म, क्योंकि जैसे बताया सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, और उसको समझने के लिए आपको कैपिटलिज्म समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका मेन काउंटर, सोशलिज्म का मेन काउंटर ही कैपिटलिज्म है। सो कैपिटलिज्म का अभी पूरा बैकग्राउंड दिया कि किस तरह से हम इस प्रॉफिट बेस्ड एंटिटी पे हम आ गए हैं, कि लेबर डिवीजन हमारा ओल्ड है, लेकिन उसके ऊपर जो मेंटालिटी है, जो डिविडेंड फ्रेमवर्क है, वो पूरा चेंज हो गया है।
तो उसी डिविडेंड फ्रेमवर्क की वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कैसे? कैपिटलिज्म में हम जानते हैं कि इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, मास प्रोडक्शन, ये उसका एक बेसिक है। कोई भी चीज है, अगर उसका अगर बनने का कॉस्ट जो है वो 10 रुपए है और अगर उसको 15 में बेच रहे हैं, तो उसके बीच का जो 5 रुपए है वो उसका प्रॉफिट है। नाउ उसमें उसके साथ जितने भी एंटिटीज उसमें एंगेज्ड हैं, सबको उस प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। फिर इसी चीज को अगर हम बढ़ा दें, मतलब उसको मास प्रोडक्शन होता है, तो अगर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है, तो यानी हमारे पास प्रॉफिट जो है वो 5000 यूनिट्स हैं। अब इस 5000 यूनिट्स के अंदर लेबर्स भी आते हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो आता है। ठीक है। फिर उसमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं, और फाइनली जो उसका ओनर है, उसके जो बचा हुआ है वो उसका प्रॉफिट है। नाउ अगर हम नियोलिथिक माइंडसेट देखें, तो उसके हिसाब से ये एक कोऑपरेटिव वर्क होना चाहिए कि इस पूरे ढांचे के अंदर, इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ओनर भी एक तरह से एक एम्प्लॉय है, ओनर भी एक एंटिटी है। जिस तरह से एक्सपेंसेस हैं, जिस तरह से मार्केटिंग टीम है, जिस तरह से रिसर्च टीम है, साइंटिस्ट है, सेल्स पर्सन है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और एम्प्लॉयज हैं, उसी तरह से ओनर है। सो ओनर इनसे अलग नहीं है। ये कह सकते हैं कि ओनर डिसीजंस के लिए अपने लिए एक अच्छी सैलरी रख सकता है, अच्छा पे रख सकता है, बट उसके अलावा अगर ओनर उस चीज को अगर एक्सप्लॉइट करना शुरू करें, तो उसके साथ ही जो चीज जिस पे एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो होता है एक आदमी का दूसरे आदमी के ऊपर अत्याचार, एक आदमी का दूसरे आदमी के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन। क्योंकि जैसे जो एक्सपेंसेस जितने भी हैं, उनको तो अवॉइड कर नहीं सकते, क्योंकि अगर मशीनरी यूज हुई है मास प्रोडक्शन में, तो उस मशीनरी जो है उसका एक ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन होता है, एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस होता है। तो वो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको अवॉइड कर नहीं सकते। फिर वही है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मार्केटिंग रिसर्च कॉस्ट है, उनको भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो फिर ओनर का प्रॉफिट बढ़ेगा कैसे? क्योंकि ओनर का जो माइंडसेट है, अब एंटरप्रेन्योरशिप यानी एफर्ट या एंटरप्राइज से अब वो शिफ्ट हो गया है प्रॉफिट पे, है ना। जितना हो सके प्रॉफिट स्क्वीज करो, स्क्वीजिंग प्रॉफिट। सो उसके लिए जो सीधा ही अटैक होगा वो होगा लेबर यानी एम्प्लॉयज पे। तो यहाँ पे जो लेबर एक्सप्लॉइटेशन है वो होता है दो ही तरीके से। फर्स्ट, कॉस्ट कटिंग, और सेकंड जो होता है वो फोर्स लेबर। नाउ कॉस्ट कटिंग के अंदर ये होता है कि आप जो लेबर हैं उनको उनकी उनके वर्क से कम पे कर रहे हैं। सो इसको हम बोल सकते हैं लेस कॉम्पनसेशन, जितना उनको मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। ठीक है। फिर फोर्स्ड लेबर, जो कि मिडीवल यूरोप में एक एवरीडे सिचुएशन थी काफी टाइम तक। तो फोर्स्ड लेबर में ये होते थे जो सर्फ्स होते थे। सो मिडीवल यूरोप का आपको बता देता हूँ। तो जो रोमन एम्पायर के फॉल के बाद, आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, the Roman polity, or the whole of Roman Empire, it got fragmented and it was acquired by different vassals and feudal lords. सो फ्यूडल लॉर्ड्स आज के टाइम के जो जमींदार बोलते हैं, तो बड़े बड़े जमींदारों ने वो रोमन एम्पायर का जितना भी जो हिस्सा था उसको अपने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर उन्हीं जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनके जो खेत हैं, उनकी जो जमीन है, उन पे काम करते थे सर्फ, जिनको आज के टाइम में हम जो खेतीहर मजदूर कह सकते हैं। तो अब ये खेतीहर मजदूर जो हैं, इनकी एक दोहरी जिंदगी थी, डबल लाइफ। तो पहले तो सर्फ्स का जो खुद की जमीन थी, जिन पे वो जो भी कमाते वो उनके खुद के पास आता। और सेकंड, यही फ्यूडल लॉर्ड के जमीन पे उनको काम करना पड़ता था फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये एक तरह से फोर्स लेबर था। नाउ अब ये है कि आज के कैपिटलिस्ट एरा में, ये कैपिटलिस्ट प्रॉफिट एक्वीजिंग वेंचर के अंदर, फर्स्ट एम्प्लॉयज को कॉम्पनसेशन लेस मिलता है, कम कॉम्पनसेशन मिलता है।
और सेकंड फोर्स लेबर के तौर पे ये होता है कि इसी सर्फ्स की तरह, मिडिवल सर्फ्स की तरह उनको फ्री में काम करना पड़ता है ना। अब ये आप में से बहुत लोग सोच रहे हैं कि सबको कॉर्पोरेट जॉब के अंदर, कैपिटलिस्ट मार्केट, फैक्ट्रीज के अंदर सबको पैसा मिलता है, तो फिर वो फ्री में काम कैसे कर रहे हैं? तो फ्री में काम ये है, फ्री वाला काम का जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है लेस कॉम्पनसेशन से। सो ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहा है ना, 8 घंटे के अंदर अगर वो 1,000 रुपए का माल वो बना रहा है, ये जो भी हम प्रोडक्शन जो है उसको डिवाइड करके हम स्टैटिस्टिकली हम उसको ऐसे कर दे, इस तरह से लिख देते हैं कि 8 घंटे के अंदर वो 1,000 रुपए का काम कर रहा है ना। अब उसको 8 घंटे के सिर्फ 600 रुपये मिल रहे हैं। तो अब उसके बीच का जो डिफरेंस है 400 रुपये। तो यानी अगर इस हिसाब से देखें तो उसने पहले 5 घंटे खुद के लिए काम किया, अपने परिवार के लिए, अपनी कमाई के लिए काम किया, और उसमें उसने 600 रुपये जितना काम किया और वो कमा लिया। इसी 600 रुपये के अंदर वो प्रॉफिट जो कंपनी का प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सब है, कुल मिला के जो कॉस्ट ऑफ द कंपनी है 600 रुपये, उसका कॉस्ट ऑफ द कंपनी और उसका खुद का रेम्यूनरेशन, उसका खुद का कॉम्पनसेशन वो 5 घंटे के अंदर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर अगर ये देखें कि अगर हर एक को सीटीसी के हिसाब से मिले, जो एग्जैक्ट सीटीसी होना चाहिए कोऑपरेटिव बेसिस पे, तो उस हिसाब से तो उसका काम 5 घंटे के अंदर 600 और 8 घंटे के अंदर उसको कम से कम ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बाकी जो 400 रुपये उसने काम किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो है, उसको तो उस बाकी 400 रुपये का उसको पैसा नहीं मिल रहा है ना। इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, और सिंपली करके, लेट्स से 8 घंटे का 800 रुपये मिलता है, ठीक है। आ, ये है नाउ, 8 घंटे के अंदर उसने 10 कमोडिटीज बनाई, और वो 10 कमोडिटीज जो हैं वो 150 रुपये के हिसाब से बिकी, यानी 1,500 रुपये। तो अब उसने ये है कि 8 घंटे के अंदर उसने 1,500 रुपये का काम किया, लेकिन उसको मिला सिर्फ 800 रुपये। अब बचे जो 700 रुपये है वो वाला काम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये ऑब्जेक्शन है सोशलिज्म का कैपिटलिज्म पे, कि अभी भी लेस कॉम्पनसेशन है, लेकिन उसके साथ ही फोर्स लेबर भी है, एक तरह से फ्री में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जो ओनर्स हैं उनको सारा पैसा चाहिए। सो इस ओनरशिप पैटर्न के साथ ही एक्सप्लॉइटेशन जुड़ा हुआ है, और इसी का काउंटर है सोशलिज्म। कि सोशलिज्म कहता है कि जब तक जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जितने भी रिसोर्सेज हैं, अगर वो रिसोर्सेज अगर वो प्राइवेटली ओन होंगे, प्राइवेट पर्सन के पास में होंगे, तो उनके उसके साथ ही एक्सप्लॉइटेशन होगा। क्योंकि लीगल टर्म में अगर हम ओनरशिप पैटर्न को देखें, जैसे अगर किसी भी चीज की लीगल ओनरशिप अगर हम आज बात करें, तो इसका मतलब होता है कि उसका जो यूज पैटर्न है वो पूरा ओनर के पास है। ओनर उस प्रॉपर्टी को किस तरह यूज करें, उस प्रॉपर्टी पे किसको अलाउ करे, किसको ना करे, कौन सी उसकी फ्रेंचाइजी है, और वो उसमें उसके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो सारा यूज पैटर्न जो है वो उस ओनर पे डिपेंडेंट होता है। ऐसे में एक ऑब्जेक्शन आता है कि घर घड़ी की या फिर जो भी पर्सनल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बात हो तो ठीक है ना, वो तो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। उनका जो पूरा जो कंजम्पशन ओनरशिप है, लीगल एंड कंजम्पशन ओनरशिप, वो दोनों ही ओनर की है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज के ऊपर। रिसोर्सेज जिनको यूज करके, उन्हीं पब्लिक रिसोर्सेज को यूज करके ही तो कमोडिटीज बनाई जा रही है। तो ये चीज तो आप समझ रहे हैं कि अगर हम जितने भी जो मटेरियल चीजें हम आज आज के टाइम पे हम देखते हैं, वो सारी की सारी मटेरियल चीजें वो पब्लिक रिसोर्सेज तो हैं। लेट्स से तो लैपटॉप मैं यूज कर रहा हूँ, जो फोन आप यूज करते हैं, तो इनके अंदर आपको पता है कि बहुत सारी जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स इनके अंदर लगता है, इंटरमीडिएट चीजें लगती है।
जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गए, और उनके साथ कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं उनके अंदर। ठीक है। तो ये जितने भी मिनरल्स हैं, ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सब माइंड होते हैं, माइनिंग के थ्रू आते हैं। अब ये माइनिंग है, लेट्स से जो कोबाल्ट माइनिंग। तो अब जो कोबाल्ट माइनिंग है कॉन्गो के अंदर, अफ्रीका के अंदर, तो वो तो एक पब्लिक रिसोर्स है। वो तो किसी एक मैंने प्राइवेट एंटिटी का, किसी एक बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट का, किसी बिजनेस टाइकून का की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं। वो एक पब्लिक रिसोर्सेज है। फिर यही दूसरी कोई चीजें ले लेते हैं, तो किसी भी मास प्रोडक्शन के अंदर फैक्ट्रीज होती है। अब वो मास प्रोडक्शन के कारण वही फैक्ट्रीज जो हैं, वो एयर भी पोल्यूट कर रही है, वो वाटर भी पोल्यूट कर रही है। उनकी वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की वजह से जो आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, वो सरफेस हो रहे हैं। फिर उनके साथ ही जितनी वाटर बॉडीज जो हैं वो भी क्योंकि जो वेस्ट वाटर है वो उनके अंदर रिलीज होता है, तो उसकी वजह से जो पोर्टेबल वाटर है वो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं, ये भी तो खराब हो रहे हैं। तो यहाँ पे इनकी ओनरशिप किसके पास है? क्योंकि उस यूनिट, उस एंटिटी की ओनरशिप तो किसी प्राइवेट पर्सन के पास है। लेकिन ये जितना भी पोल्यूशन हुआ, जितना भी डिप्लेशन हुआ, जितना भी डिग्रेडेशन है, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं रहा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक हो जाती है। तो इसको काउंटर करने के लिए सोशलिज्म कहता है कि ओनरशिप जो है वो सोशल होनी चाहिए। सोशल ओनरशिप ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। एक एक ब्रॉड ओवरव्यू चल रहा सोशलिज्म का। सो यहाँ पे ये एक नेक्स्ट टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद आते हैं सेल्फ रियलाइजेशन वर्सेस कंजम्पशन। सो एक कॉन्सेप्ट है जिसपे सोशलिज्म क्रिटिसाइजेस कैपिटलिज्म। वो कैसे? कि अब मास प्रोडक्शन तो हो गया है ना, मास प्रोडक्शन के साथ ही सरप्लस प्रोडक्शन भी है। लेकिन उस सरप्लस प्रोडक्शन के लिए कंज्यूमर्स भी तो चाहिए, क्योंकि वो चीज बिकेगी तभी तो उसका प्रॉफिट उनके पास, उन कैपिटलिस्ट के पास जाएगा। तो उसके लिए वो क्या करते हैं? दे एंटाइज पीपल, दे ल्यूर पीपल। तो यहाँ पे जो एंटाइसिंग मैकेनिज्म है, ये होता है मार्केटिंग के थ्रू, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है? जो कंजम्पटिव लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल फुल ऑफ कंजम्पशन, उसको एक नैरेटिव बना देते हैं कि ये एक एक अच्छा जरिया है। हाँ, आप लोग बातचीत में भी कभी वो देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो ऐसे कूल वैसे कूल। तो ये कूल भी जो है, ये एक एक नैरेटिव है, एक कैपिटलिस्ट नैरेटिव है। कि जैसे मूवीज के अंदर जैसे स्मोकिंग का होता है, स्मोकिंग हो गया, या फिर जितनी भी चीजें दिखाते हैं, लाइक जितने भी ड्राइवेज हैं, वो जितने भी कार्स दिखाते हैं, वो फिर जितने भी अल्कोहल, उनका कंजम्पशन, फूड कंजम्पशन, जो जितने भी कॉस्ट्यूम्स हैं, यानी जो भी आपको लाइफस्टाइल दिखा रही है, दिखाई जा रही है मूवीज के अंदर, एडवर्टीजमेंट के अंदर, कन्वर्सेशन के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, इट इज अ नैरेटिव टू ल्यूर पीपल टुवर्ड्स कंजम्पशन। क्योंकि जब लोग उस स्टैंडर्ड को, उस लाइफस्टाइल को एक स्टैंडर्ड बना लेंगे कि ये एक स्टैंडर्ड है जो हमें अक्वायर करना है, एक स्टेटस सिंबल है, हमें अक्वायर करना है, तो देन दे विल कंज्यूम। और जब वो कंज्यूम करेंगे तो उसका प्रॉफिट उन कैपिटलिस्ट के पास जाएगा ना। अब यहाँ पे जो सोशलिस्ट है, स्पेशली कार्ल मार्क्स ने, while giving answer to all the questions raised against socialism, so he gave answers in critic of the Gotha program। तो ये आप सर्च कीजिए, मैं एक साथ में एक लिंक और आपको दे दूंगा मैं, इंसाइक्लोपीडिया फिलोसफी का। तो उसके अंदर इसके बारे में दिया हुआ है कि गोथा प्रोग्राम में, या इस पूरे आंसर्स में, क्वेश्चन आंसर्स में, उसने बताया कि हम लोग जो हैं,
we do not we are not pushing ourselves towards self-actualization or self-realization, meaning we have been captivated and lured by the attractive narrative of the capitalist consumption. And in that sense, in that luring and chasing and captivation, we have almost forgot the very basis of self actualization. और वो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन, दोनों का मतलब होता है एंगेज्ड इन सम हायर एक्टिविटी, एंगेज्ड इन एनी, कह सकते हैं, मेंटल फिजिकल एक्टिविटी। अब ये आपको मैं इस तरह से समझाता हूँ। अगर हम कोई भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो हम किसी भी क्राफ्ट में, किसी भी टास्क में, किसी भी पर्पस में, है ना, लाइक राइटिंग कह सकते हैं, रीडिंग कह सकते हैं, स्पोर्ट्स कह सकते हैं, या फिर कोई इन्वेंशंस कह सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जिससे यू रीच सम हायर फैकल्टीज, you get knowledge, you build a new skill, you learn something. All those activities, they are called the activities of self actualization or self realization. Now, the Gotha program, in the critic of the Gotha program, Marxist या socialist, they said कि कैपिटलिज्म के इस कैप्टिवेशन की वजह से हम लोग सेल्फ रियलाइजेशन से बिल्कुल दूर जा रहे हैं, एंड वी आर सराउंडिंग आवरसेल्फ विद कंजम्पशन। और इसका डाउनसाइड ये है कि अगर आप कंज्यूम करते रहेंगे तो फर्स्ट जो आपका जो कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर या जो कॉग्निटिव डिविडेंड्स हैं, है ना, वो कम होते जाएंगे, कॉग्निटिव फैकल्टीज। कुल मिला के ये आपकी लाइफ जो है, इट विल बिकम मीनिंगलेस। सो हर वो चीज जो आपकी लाइफ को पर्पस देती है, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट जो आता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म। तो बहुत लोग इस पे भी आते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। सो द जो बेसिक फिलॉसफी है दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, बस ये है कि सोशलिज्म इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेज, जिसको ये कह सकते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। सो प्रोलेटारिएट का मतलब होता है वर्किंग क्लास। तो सोशलिज्म के अकॉर्डिंग जब कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा, तब जितने भी स्टेट अथॉरिटीज, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, सब के सब दे विल बी टेकन ओवर बाय द कंबाइंड फोर्स ऑफ द प्रोलेटारिएट। जितने भी वर्किंग क्लासेस जो हैं, दे विल टेक ओवर द स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और वो जो इंटरमीडिएट स्टेज है, इट विल बी द स्टेज ऑफ सोशलिज्म। और फिर उसके बाद डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। इसके बाद जब स्टेट इंस्टीट्यूशंस वर्किंग क्लास के कंट्रोल में हो जाएंगे, देन दीज इंस्टीट्यूशंस, दीज पावर स्ट्रक्चर, दिस दीज स्कैफोल्ड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, दे विल बी विदर्ड अवे। उनको हटा दिया जाएगा, ये वो अपने आप खत्म हो जाएगी, एंड व्हाट विल रिमेन इज अ स्टेटलेस एंड अ क्लासलेस सोसाइटी। और उस स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी को कम्युनिज्म कहते हैं। सो ये इनके बीच में डिफरेंस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पीडीएफ। तो सोशलिज्म आपको ओवरव्यू में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, या फिर जियोलॉजिकल हिस्ट्री, इन सब के थ्रू आपको एक ओवरव्यू दिया है, एंड दैट्स हाउ कॉम्प्लेक्स द होल कॉन्सेप्ट इज, द होल आइडियोलॉजी इज। क्योंकि सोशलिज्म को समझने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्लस कैपिटलिज्म या कैपिटल स्ट्रक्चर दोनों को समझना जरूरी है। नाउ ये एक क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म है, वो भी आपको बता दिया। और नाउ विजनरी स्ट्रक्चर है, वो अभी आगे हम देखते हैं। सोशलिज्म बिलीव कि जो प्राइवेट ओनरशिप है, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर,
कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है दे विल बी दे मस्ट बी सोशली ओन्ड। सोशली ओन्ड मीन्स दे मस्ट बी ओन्ड बाय पीपल themselves। अब ये जो सेटलमेंट है ये किसी भी तरीके से हो सकता है। डिसेंट्रलाइज कोऑपरेटिव के थ्रू हो सकता है, स्टेट मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है, काउंसिल्स के थ्रू हो सकता है। लेकिन कुल मिला के प्राइवेट ओनरशिप जो है कैपिटलिस्ट के हाथ में या फिर कॉर्पोरेट एलिट्स के हाथ में, उनके हाथ में नहीं होना चाहिए। एंड देन फिलहाल सोशलिज्म के पास इस चीज के, इस इकोनॉमिक मोटिव के या फिर कह सकते हैं इस इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रक्चरिंग के इंस्टेंसेस अवेलेबल नहीं है। सोशलिज्म अभी उसके पास जवाब नहीं है कि बड़ी बड़ी इकोनॉमी जो है उसको सोशली कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए या रीस्ट्रक्चर किया जाए। लेकिन अ, अभी तक जो आइडिया है वो होता है थ्रू प्लानिंग, और प्लानिंग भी यहाँ पे थ्रू नेशनलाइज प्लानिंग या फिर थ्रू डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, दोनों ही। फिर socialism, they argue that capitalism undermines democracy. Now ये चीज आप जानते हैं क्योंकि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है इट सेज कि पावर मस्ट बी शेयर्ड बाय ऑल, डिसीजन मेकिंग सबके हाथ में हो। लेकिन कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिसीजन जो है वो ओनर के हाथ में होते हैं। तो डिसीजन सब चीज के कितना प्रोड्यूस होना चाहिए, किसके लिए प्रोड्यूस होना चाहिए, क्या उसके डिजाइन्स हैं, कितना पे है ना, हु विल बी हायर्ड, हु विल बी फायर्ड। तो ये सारे डिसीजंस ओनर के हाथ में है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग है ही नहीं। जब डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग नहीं है देन एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि अल्टीमेटली ओनर के हाथ में रिसोर्सेज हैं, ओनर के हाथ में पावर है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर यूजुअली हाईजैक्ड। सो एक ये और ऑब्जेक्शन है सोशलिज्म का। फिर सोशलिज्म जो है, फर्स्ट इट इज क्रिटिकल ऑफ कैपिटलिज्म एंड देन इट प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट, कंस्ट्रक्टिव सजेशंस। सो फर्स्ट ये तो बता दिया कि कैपिटलिज्म के साथ क्या क्या सही नहीं है, और फिर ये बताता है कि हाउ टू ट्रांसेंड दीज फ्लॉज, कि किस तरह से कैपिटलिज्म को रिप्लेस करके सोशलिज्म कैन प्रोवाइड अ वायबल ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अब वन बाय वन हम इस पे सबसे पहले ओरिजिन्स और इवोल्यूशन पे आते हैं। तो ये जो जितना भी कंटेंट है ये आपके PYQ के हिसाब से बनाया हुआ है। तो अब मार्क्सिस्ट थॉट जो है, जैसे आपको बैकग्राउंड में भी बताया था कि इट स्टार्टेड विद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से व्हेन एंटरप्रेन्योरशिप शिफ्टेड टुवर्ड्स प्रॉफिट सीकिंग वेंचर्स, तो फिर प्रॉफिट एक्यूमुलेशन हो गया। प्रॉफिट एक्यूमुलेशन भी नहीं कह सकते हैं, प्रॉफिट एक्वीजिंग एंड एक्वायरिंग। तो इसकी वजह से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब। तो डीप पोवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, अनसेफ लेबर कंडीशंस, क्योंकि ये आप जानते हैं कि कॉस्ट कटिंग ज़रूरी है, और कॉस्ट कटिंग के लिए अगर लेबर को अगर सब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे तो उसका और खर्चा होगा, और उसका और खर्चा होगा तो फिर प्रॉफिट में से कम होगा। तो यहाँ पे फिर वही है कि लेबर जिस तरह से काम करें तो करवाएं। फिर चाइल्ड लेबर, फिर लॉन्ग वर्किंग आवर्स। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट क्रिएटेड अ कैटास्ट्रॉफ, सोशल कैटास्ट्रॉफ। तो फिर उसके बाद सोशलिज्म इट केम इन द फोरफ्रंट कि प्रॉफिट के कारण वी आर किलिंग आवरसेल्व्स, मैन इज एक्सप्लॉइटिंग अनदर मैन इन द नेम ऑफ मनी। तो फिर यहाँ पे उन्होंने कहा कि वी कैन ऑर्गेनाइज सोसाइटी ऑन कोऑपरेशन, इक्वालिटी एंड ह्यूमन वैल्यूज, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव ए लिमिटेड लाइफ। तो हम सब के सब एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना, सबके सब, है ना, अपने 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 एफर्ट, अपने अपने वैल्यू बेस्ड वर्क की तरफ और कलेक्टिव वेलफेयर की तरफ जा सकते हैं। तो अब इसी लाइन में ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में जो फर्स्ट थिंकर्स थे दे वर यूटोपियन सोशलिस्ट। तो यूटोपियन सोशलिस्ट जैसे आप जानते हैं कि अनरियल एंड आइडियलिस्टिक सोशलिस्ट। सो उनका भी आइडिया यही था कि कलेक्टिव वेलफेयर होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ ऑल। तो यहाँ पे दे इमेजिन कम्युनिटीज जहाँ पे प्रॉपर्टी
the private, the resource and the ownership were shared, work was cooperative, and greed was replaced by social solidarity. तो ये उनके कुछ बेसिक आइडियाज थे, आइडियलिस्टिक आइडियल्स, कि किस तरह से जो भी ऑक्यूपेशंस हैं, लाइक कि सारे ऑक्यूपेशंस जो यूजुअली किस लिए होते हैं कि हम जितने भी साल जिंदा रहें उसमें ठीक से जिंदा रहें, हमारे पास जो भी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो आ जाएं, और फिर जो हमारी स्किल है उसके हिसाब से मिले। यही तो हर हर जगह यही पे आइडिया होता है कि, है ना, बेसिक सिक्योरिटीज अवेलेबल हो और बेसिक सिक्योरिटीज के साथ ही स्किल बेस्ड रेम्यूनरेशन हो। तो यहाँ पे उनके आइडियल्स भी यही थे कि जो भी इकोनॉमी है, जो भी एक्टिविटीज हैं, और जो भी ट्रेड रेम्यूनरेशंस हैं, दे मस्ट सर्व ह्यूमन नीड्स। फिर जो सेंट्रल आइडिया है, जितना भी एग्जिस्टेंस है होमोसेपियंस का, तो हर जगह पे यही है कि इक्वालिटी एंड डिग्निटी ये होनी चाहिए। फिर कोऑपरेशन देखिए, और ये जो सोशल ओनरशिप है, कम्युनिटी ओनरशिप, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, पीडीएफ आपको वैसे ही मिल ही जाएगी। फिर हम बढ़ते हैं मार्क्सियन रेवोल्यूशन या हिस्टोरिकल मार्क्सिज्म। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, मार्क्सियन सोशलिज्म कह सकते हैं, साइंटिफिक सोशलिज्म कह सकते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है, इसका आइडिया आपको बताते हैं, ये यूपीएससी पीएसआईआर के पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। सो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म ये बना है हिस्ट्री प्लस मटेरियल कंडीशंस। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो भी प्रेजेंट जो इकोनॉमी है, in general, the lives of present people, they are shaped by the material condition in a historical way. In other words, जो आज की इकोनॉमी है, it is shaped by the material aspect of history. अब ये material aspect क्या है कि down the line in the history, जो material चीजें हैं, जिसमें हम कहेंगे resources, money and power, ये तीनों चीजें जो है, ये जिसके पास रही उसी के पास पावर रही, और वही इकोनॉमी चलाता गया। तो यानी जो हिस्ट्री हम जो देख रहे हैं, ये हिस्ट्री वॉर की या कॉन्क्वेस्ट की हिस्ट्री नहीं है, ये हिस्ट्री है उन रिसोर्स ओनरशिप की, उन मटेरियल ओनरशिप की, कि किसके पास वो रिसोर्सेज थे और उन्होंने उस रिसोर्सेज को किस तरह यूज किया। तो और फिर यही है कि जिसके पास रिसोर्सेज रहे, दे शेप पॉलिटिक्स, दे मेड लॉज, एंड दैट्स हाउ दे शेप कल्चर। फिर नेक्स्ट जो आइडिया है कार्ल मार्क्स का, इट इज अबाउट क्लास कॉन्फ्लिक्ट। नाउ यहाँ पे है कि अगर हिस्टोरिकली जो जो प्रेजेंट इकोनॉमी है, इट इज हिस्टोरिकली डिफाइंड, और जो मेन पैरामीटर है, इट इज द मटेरियल कंडीशन। यानी हिस्टोरिकली जो मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, वो जिसके पास भी थे, दे शेप एवरीथिंग, दे शेप्ड आवर वर्ल्ड व्यू, दे शेप्ड आवर नैरेटिव। सो इसी अगर कोई ओनर था, तो जो नॉन ओनर्स भी थे। तो यहाँ पे ही सेड कि शुरू से इन मटेरियल चीजों को लेकर देयर हैज बीन अ कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओनर्स एंड नॉन ओनर्स। सो यहाँ पे ओनर इज द बूर्जुआ क्लास, द कैपिटलिस्ट क्लास, एंड जो नॉन ओनर क्लास है, इट इज द वर्किंग क्लास। तो यहाँ पे जो बूर्जुआ एंड प्रोलेटारिएट है, या फिर ओनर क्लास, वर्किंग क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास, वर्किंग क्लास, जिस भी तरीके से नाम आप समझ में आए, ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, it has arisen out of that historical material condition, those historical material condition, जिसमें शुरू से ही ये owners, they kept the power to themselves, they kept the resources to themselves, and then they exploited the worldview, the narrative of the working class. And that's how this class conflict has been drenched in economic history of our society. फिर नेक्स्ट फेज आता है मार्क्सियन के बाद पोस्ट मार्क्सियन डेवलपमेंट। सो ये
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर यही जब एक्सप्लॉइटेशन धीरे धीरे बढ़ता गया, तो फिर विद इंक्रीजिंग एजुकेशन, विद रिफॉर्म्स, विद प्रोटेस्ट एंड रेवोल्यूशंस, अब जो सोसाइटी है, इट इज गिविंग वे टू दीज थ्री वेरिएंट्स ऑफ मार्क्सिज्म और सोशलिज्म. सो फर्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. सो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के अंदर डेमोक्रेसी एंड सोशल ओनरशिप दोनों एक साथ चलते हैं. तो यहाँ पे डेमोक्रेसी पोलिटिकली ऑर्गेनाइज रहेगी, यानी जो डेमोक्रेसी ऑलरेडी अगर कह सकते हैं, डेमोक्रेसी इज सोशल वर्जन ऑफ रूलरशिप, कि जिसमें पावर सोसाइटी के हाथ में होती है. और इसको अगर सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें, तो डेमोक्रेसी इज द पोलिटिकल वर्जन ऑफ सोशलिज्म. तो फिर इकोनॉमी के अंदर या रिसोर्स अलोकेशन के पर्सपेक्टिव में इट विल बी सोशल ओनरशिप. ये दोनों मिला देते हैं तो डेमोक्रेसी प्लस सोशलिज्म. डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल स्पेयर, सोशलिज्म इन इकोनॉमिक स्पेयर. फिर सेकंड आता है सोशल डेमोक्रेसी. सोशल डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी रहेगी, डेमोक्रेसी और उसके साथ कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट वर्जन, कंपटीशन वगैरह सब रहेगा, बट साथ में politically it will cater to the overall demand of society. तो ओवरऑल डिमांड या यूजुअल डिमांड या जनरल डिमांड जो कहते हैं, इट इज यूजुअली अबाउट वेलफेयर, कि जो सोसाइटी के जो डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट स्टेट ऑफ पीपल, डिफरेंट क्लासेस और उनके साथ ही डिफरेंट जनरेशन, उन सब का ध्यान रखा जाए. फिर सेकंड है, अगर ऑक्यूपेशनल स्टेटा देखें तो उसके अंदर वर्किंग क्लासेस हैं, ओनर क्लासेस हैं, तो जो वर्किंग क्लासेस हैं उनका ध्यान रखा जाए. एंड देन मार्केट्स विल बी रेगुलेटेड, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल पे है, कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो एक लीवे ये भी होता है कि वही कैपिटलिस्ट जो है, दे कैन फाइंड अ वे टू बाईपास दीज वेलफेयरिस्ट मैकेनिज्म, और वो प्राइसेस बढ़ा सकते हैं. ये चीज जब जब भी आगे आएगी आपको समझाऊंगा, बट अभी यही है, इतना समझ सकते हैं कि अगर डेमोक्रेसी कॉम्पिटिटिव है तो उसमें कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस रहेगा. कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस रहेगा तो वो फिर सरकार को अपने आप से, अपने हिसाब से, लीगल प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सबको अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे. अब इन्फ्लुएंस करेंगे, बट साथ में जो लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं, तो उस डेमोक्रेसी या उसके इंस्टीट्यूशन को वेलफेयर प्रोवाइड करने पड़ेंगे. नाउ अब यहाँ पे एक बाईपास ये होता है कि अगर सरकार उनको वेलफेयर कूपन्स दे रही है, तो कूपन जो है वो तो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट कम कर रही है. जो भी वेलफेयर है, जो भी बेसिक नेसेसिटीज है जो प्रोवाइड कर रही है, अगर वही पैसा अगर कैपिटलिस्ट अगर वो अक्वायर करते, वो स्क्वीज करते, तो उनका प्रॉफिट बढ़ता. लेकिन यहाँ पे वेलफेयर की वजह से उनका प्रॉफिट कम हो रहा है. तो दूसरा तरीका क्या है कि बाकी लोगों के लिए उनकी कमोडिटीज की प्राइसेस बढ़ा दो. तो अगर रेगुलेटेड मार्केट रहेंगे तो उनकी प्राइसेस भी कम रहेगी. एंड नेक्स्ट इज फेबियन सोशलिज्म. फेबियन सोशलिज्म जो है सबसे लेटेस्ट है, और ये कहता है कि हाँ, वैसे सोशलिज्म के पास अभी आंसर्स नहीं है कि हम इकोनॉमी को किस तरह से रिस्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज करें. तो उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ग्रेजुअल रिफॉर्म, कि धीरे धीरे हम इस कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में, या फिर सिर्फ सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट क्लास में अगर हम जाना चाहते हैं, तो उसके लिए रिफॉर्म्स धीरे धीरे होने चाहिए. नाउ कम्स द आइडिया ऑफ अंतोनियो ग्राम्सी. नाउ अंतोनियो ग्राम्सी ने यह कहा कि जो कैपिटलिज्म है, इट डज नॉट ओनली कोर्स, ये सिर्फ फोर्स ही नहीं करता, बट इट हैज मेड द इंटरनल चेंजेस वाया कल्चरल हिगेमनी. यानी कैपिटलिज्म हैज मेड अ डीप डेंट इन आवर कलेक्टिव साइके, और वो कलेक्टिव साइके वही है जो आपको अभी कैपिटलिस्ट नैरेटिव में बताया था, कि किस तरह से जितने भी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, एजुकेशन हो, मीडिया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एंटरटेनमेंट हो, और
मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, सब के सब जो है दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल एंड मटेरियल पावर ऑफ द कैपिटलिस्ट नैरेटिव। और वो फिर उस पूरे फ्रेमवर्क को इस तरह से, उस पूरे वर्ल्ड व्यू को इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि लोग उस एक्सप्लॉयटेशन को, उस इनइक्वलिटीज को नेचुरल समझना शुरू करते हैं। सो ये एक और तरीका है जिसके थ्रू कैपिटलिज्म हैज सर्वाइव दिस लॉन्ग। ना ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अब थोड़ा शॉर्ट में निपटाते हैं। तो प्रिंसिपल्स की बात करें, फर्स्ट सोशल ओनरशिप। तो सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है जो अभी आपको बताया, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल, ये चारों चीजें। तो यहाँ पे लैंड तो आप समझ गए, लेबर मीन्स एफर्ट, वर्क, स्किल्स, एंड कैपिटल, यहाँ पे तीन चीजें आती है। कैपिटल के अंदर आप ह्यूमन कैपिटल भी ले सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल लेबर के अंदर आ गया, तो कैपिटल के अंदर ये फाइनेंशियल कैपिटल एंड मटेरियल कैपिटल। सो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं दे मस्ट बी सोशली ओन। और एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पे ड्यू डिलीजेंस कह सकते हैं, गाइडेंस कह सकते हैं, विजन कह सकते हैं, है ना, या स्टीयरिंग कह सकते हैं। जो भी इस इन पूरे आइडियाज को एक सिनोनिमस, एक कॉम्प्रिहेंसिव, या कह सकते हैं एक कोहेरेंट आइडिया में कन्वर्ट करके एक प्रोडक्ट, कमोडिटी, या फिर एक आउटकम में जो आदमी इनको जनरेट करेगा वही एंटरप्रेन्योर है इन टर्म्स ऑफ सोशलिज्म। सो ये चारों जो चीजें हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दे मस्ट बी सोशली ओन्ड। वो लोगों के कंट्रोल में होने चाहिए, ना कि किसी कॉरपोरेट पर्सन या कॉरपोरेट क्लास या किसी बिजनेस एलीट के हाथ में होने चाहिए। तो जब सोशल ओनरशिप होगी तब चेंजेस क्या क्या होंगे। यहाँ पे सोशलिज्म का आइडिया यह है कि कैपिटलिज्म में ये जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये किसी बिजनेस पर्सन के अंडर में होते हैं, उसके कंट्रोल में होते हैं, तब जो प्रोडक्शन होता है वो होता है प्रॉफिट की वजह से, ना कि नीड की वजह से। क्योंकि जब इवोल्यूशन बताया, बैकग्राउंड बताया था, तो आपको बताया कि यहाँ पे जितने भी इन्वेंशंस हुए हैं वो सब नीड पे, नेसेसिटीज पे हुए। इसलिए कहते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। तो शुरू से हमें क्या चाहिए, जो हमें चाहिए वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, न कि वो प्रोड्यूस किया जा रहा है जो प्रॉफिट मेकिंग एडवेंचर है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल कि बहुत सारे कंट्रीज के अंदर अभी भी लोगों को बेसिक एंटीबायोटिक्स नहीं मिलते। WHO, बहुत सारी कंट्रीज, इवन इंडियन गवर्नमेंट भी कोशिश करती है उनको बेसिक एंटीबायोटिक्स पहुंचाने की, लेकिन अभी भी जो रूरल पॉकेट्स में है, रिमोट जगह पे, अभी भी लोग जो है उनके पास एंटीबायोटिक्स जैसी बेसिक चीजें, जो पैरासिटामॉल वगैरह आप लेते हैं, वैसी फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स उनके पास नहीं है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो उनको प्रोड्यूस नहीं करती। क्यों प्रोड्यूस नहीं करती जबकि नीड है? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है। वहां पे उन रिमोट पॉकेट पे उन गरीबों को, उन डेस्टिट्यूट्स को ये एंटीबायोटिक पहुंचाने में कॉरपोरेट्स का या फार्मास्यूटिकल जायंट्स का, इनका कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन उसी उसी के साथ लाइफस्टाइल ड्रग्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे लाइफस्टाइल ड्रग्स अगेंस्ट, जिसे कह सकते हैं ओबेसिटी हो गया, या फिर बॉल्डनेस हो गया, और इस तरह से बहुत सारे ड्रग्स जो हैं, कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह है, वो इन्वेंट हो रही है या उन पे पैसा लगाया जा रहा है। सेम आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग लैंग्वेज जो LLM है जो है, उनके अंदर पैसा फूंक रही है। और अभी भी गाजा में बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास खाना नहीं है, उनके पास बेसिक चीजें, बेसिक कपड़े तक नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है कैपिटलिज्म का, कि ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए बनाती है। वैसे ही यही जब सोशल ओनरशिप होगी तब ये जो चीजें हैं, ये जो प्रॉफिट सीकिंग एडवेंचर्स हैं, वो फिर एक साइड स्टोरी बन जाएगी। सबसे पहले जो नीड है, बेसिक नीड्स हैं, उन
उनको लेकर वो प्रोडक्शन होगा। तो ये इसका आपको जवाब मिल गया कि जब भी ओनरशिप होती है तो पावर रिलेशंस होता है। तो वो आपको लीगल ओनरशिप के बारे में बताया कि लीगल ओनरशिप होती है तो उसका जो यूज पैटर्न जो है ना, कहाँ यूज करें, किस तरह का कंजम्पशन हो, कौन अलाउड है कौन नहीं है, वो सब उस ओनर के पास होता है। तो वैसे ही जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग है, जैसे बताया आपको कि कोई कंपनी, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी वो लाइफस्टाइल ड्रग बनाएगी या फिर वहां पे जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में या फिर रिमोट पॉकेट के अंदर वो एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेगी, ये डिसीजन कैपिटलिज्म के अंदर उस बिजनेस ओनर के पास होता है। लेकिन सोशलिज्म के अंदर ये डिसीजन ये लोगों के पास होगा। और ये होगा तो फिर जो एक्सप्लॉइटेशन वाला जो मैकेनिज्म है वो खत्म हो जाएगा। अब ये एक्सप्लॉइटेशन खत्म कैसे होगा? दो चीजें। फर्स्ट, फेयर रेम्यूनरेशन, क्योंकि ये आपको बताएगी कैपिटलिज्म ये कॉम्पनसेशन बहुत कम देता है। जितना आप काम कर रहे हैं वो काम नहीं, उतना पैसा नहीं मिलता। हर एक आदमी कॉरपोरेट के अंदर दे वर्क फॉर फ्री फॉर सर्टेन आवर्स। तो ये तो एक ओपन सीक्रेट है। सेकंड जो है ये होता है सेल्फ रियलाइजेशन। नाउ ये आप समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है, अस्किल्ड पर्सन, एक तो वो गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसेस बना रहा है, जहाँ पे कुछ मेक शिफ्ट जो हैं वो उन लोगों के लिए जो महंगे घर अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए अपनी स्किल यूज करके अफोर्डेबल हाउस बना रहा है। और एक यही उसी स्किल को वो अमीर लोगों के पार्टी करने के लिए यॉट बना रहा है। तो यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है या सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो इस वाले के अंदर ज्यादा होगा। इस वाले के अंदर तो होगा ही नहीं। स्किल यूज हो रही है बट उसमें आप जानते हैं कि जो हायर पर्पस है वो नहीं है, एक मीनिंग नहीं है। सिमिलरली ड्रग्स वाला में देख सकते हैं जो दवाई वगैरह हैं। तो एक आदमी जो ओबेसिटी के लिए, है ना, मोटापा कम करने के लिए वैसी दवाई बना रहा है, एक वो उसका ऑक्यूपेशन है। और एक यही वो एंटीबायोटिक्स बना रहा है ताकि दुनिया भर में जितने भी गरीब लोग हैं जो बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं उनको वो अफोर्डेबल रेट पे या बहुत ही मिनिमल रेट पे उनको वो दवाई मिल जाए। तो वहां पे सेल्फ रियलाइजेशन पर्पस विल बी रियलाइज्ड। फिर ये चीज जो ऑक्सफैम रिपोर्ट के अंदर है कि बहुत ही कम लोग जो है, जैसे रिसेंटली जो 2025 की रिपोर्ट में देखते हैं तो यहाँ पे वर्ल्ड के 10% जो है वर्ल्ड की 77% से लेकर 90% तक वेल्थ जो है उनके पास है। तो बाकी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ हैं। तो ये जो कोर्स करेक्शन है इट विल बी डन बाय सोशलिज्म, बाय सोशल ओनरशिप। फिर सोशल ओनरशिप के टाइप्स कितने हैं? फर्स्ट, स्टेट ओन एंटरप्राइज। तो यहाँ भी एक डिफरेंस है, स्टेटिज्म वर्सेस है ना सोशल ओनरशिप, जिसको हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन। तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, पीएसआर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। स्टेटिज्म में यह होता है कि सारी चीजें स्टेट कंट्रोल होती है। अब स्टेट कंट्रोल मींस जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके कंट्रोल में सारी इकोनॉमी है या इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये डिक्टेटरशिप के अंदर भी हो सकता है, ये टिरेनी के अंदर भी हो सकता है, ये फासिज्म के अंदर भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि स्टेटिज्म मतलब सोशल ओनरशिप हो। ये नेशनलाइजेशन जो होता है, यानी ये वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, मेजर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, जैसे हैवी इंडस्ट्री हो गई, केमिकल्स, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब जो 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 सोसाइटी है उसके अंडर में लाया जाता है। तो नेशनलाइजेशन इज द वे। फिर वर्कर कोऑपरेटिव्स हैं, कम्युनिटी एंड म्युनिसिपल ओनरशिप है, सिटीजन एंड सोशल डिवीजन मॉडल्स एंड हाइब्रिड मॉडल्स, ये दोनों जो है वो लेटेस्ट मॉडल्स हैं कि जिसके थ्रू कोई भी कॉरपोरेशन जितना भी फंड जनरेट कर रही है, लेट्स से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है विच हैज बीन नेशनलाइज्ड और विच इज सोशली ओन्ड। अब उस
उस कंपनी को जो भी ग्रुपिज्म है, सोशल ग्रुप, उसके कंट्रोल के थ्रू उसमें प्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और जो नीड बेस्ड प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे लेट्स से एंटीबायोटिक्स वही प्रोड्यूस हो रही है, उस एंटीबायोटिक को रीजनेबल प्राइस पे बेच के जो भी उसका सरप्लस है, इट हैज़ बीन escrowed into a social wealth fund। तो यहाँ पे वो वेल्थ फंड जो है वहाँ पे वो सोशल कम्युनिटी, पूरे कम्युनिटी के उस पूरे ग्रुप के हाथ में रहता है। फिर उसके बाद आता है कि वो जो प्रॉफिट है वो किस तरह से वो डिवाइड हो। तो यहाँ पे सोशल डिविडेंड्स हैं कि उस पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी या जो ग्रुप है उसमें जो भी सरप्लस है वो उनके आपस में डिसीजन मेकिंग, उनके पार्टिसिपेशन के थ्रू, या फिर उनके कह सकते हैं डिज़ाइन मॉडल के थ्रू वो प्रॉफिट आपस में जनरेट डिवाइड होगा। तो ये एक अच्छा मैकेनिज्म है सोशल डिविडेंड। और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये भी आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का जो एलिगेशन है, जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, वो स्पेशली इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे आप सीधी बात समझ सकते हैं, जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, फाइनेंशियल पावर भी है, पॉलिटिकल पावर भी है। तो अगर लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो उनके पास कोई पावर नहीं रहेगी। तो ये जो डायमेंशन है कैपिटलिज्म के अंदर, इट इज हाईली ट्विस्टेड एंड एक्सप्लॉइटेटिव एंड एक्सट्रैक्टिव। तो उस चीज को ठीक करने के लिए सोशलिज्म, इट टॉक्स अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो चीज आती है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी, वो उन सब के अंदर वो चीज वो सबके लिए अवेलेबल हो। तो अवेलेबिलिटी जो है उसको एक्चुअलाइज करने के लिए, रियलाइज करने के लिए दो चीजें समझनी है, फॉर्मल एंड इफेक्टिव इकोनॉमी। सो फॉर्मल एक जो सॉरी फॉर्मल एंड इफेक्टिव फ्रीडम, या फॉर्मल एंड इफेक्टिव इक्वालिटी। सो फॉर्मल इक्वालिटी कहती है कि अगर कोई पर्सन, लेट्स से एक हैंडीकैप पर्सन है, अब उसको सीढ़ी पे चढ़ना है, तो उसको सीढ़ी पे चढ़ने के लिए कोई नहीं रोक रहा। कोई भी पर्सन फ्रॉम पियोन टू द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग, कोई भी उसको उसके उस चढ़ने वाले प्रयास के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। तो ये हो गया फॉर्मल इक्वालिटी। सेम चीज हम रेसिंग के बारे में कह सकते हैं। अगर कोई दौड़ना चाहता है रेस के अंदर, तो कोई उसको नहीं रोक रहा है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो चाहे आपके पास उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास वो स्टेमिना, वो न्यूट्रिशन, वो एवेन्यूज अवेलेबल है कि नहीं है, फिजिकली आप फिट है कि नहीं है, तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आप रेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव फ्रीडम। ये इफेक्टिव फ्रीडम या इफेक्टिव इक्वालिटी, तो इसके अंदर ये होता है कि अगर कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की जाए तो वहां पे वो जो सिनेरियो जो है वो एक रियल सिनेरियो होगा, रियल फ्रीडम या रियल इक्वालिटी। सो प्रोविजन ऑफ कैपेबिलिटी, ये आप जानते हैं कि सेम वो हैंडीकैप पर्सन जो सीढ़ियों पे चढ़ना चाह रहा है, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि वो नहीं चढ़ सकता। यही साथ में वहां पे अगर रैंप बना दी जाए या फिर लिफ्ट प्रोवाइड की जाए, एस्केलेटर प्रोवाइड किया जाए, तो वहां पे फिर है ना, वो उसके लिए एक कैपेबिलिटी है। सिमिलरली जो रेस में पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, अब उसके साथ ही उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, उसको न्यूट्रिशन दी जाए, उसको एक कोच प्रोवाइड किया जाए, फिर उसके प्रैक्टिस सेशंस हो। तो ये सब चीज़ अगर प्रोवाइड की जाए
तो फिर वो रेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो यहाँ पे उसकी कैपेबिलिटी एनहांस हुई। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं। फॉर्मल इक्वालिटी, इट मीन्स नो इंटरफेरेंस, जो कि कॉन्सेप्ट है कैपिटलिज्म का, कि अगर कोई आदमी अगर बिजनेस में आना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो कोई नहीं रोक रहा उसको। लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव भी तो नहीं है। आज के टाइम में लोगों के पास उतनी सेविंग नहीं है कि खुद का कोई एडवेंच खुद का कोई वेंचर, खुद की कोई स्मॉल बिजनेस, खुद की कोई दुकान वगैरह शुरू कर सके। और उसके बाद भी वो चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी, तो अल्टीमेटली ऑल्टरनेटिव्स बहुत कम है। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म ये कहता है कि हम फॉर्मल इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसी के अगेन सोशलिस्ट कह रहा है कि वी आर प्रोवाइडिंग अ इफेक्टिव फ्रीडम, इफेक्टिव इक्वालिटी बाय एनहांसिंग द कैपेबिलिटी। तो हम वो रैम प्रोवाइड करेंगे, वो लिफ्ट दे रहे हैं, या फिर यही यहाँ पे उन्हीं स्मॉल बिजनेसेस वगैरह या जितने भी लोग हैं, हम उनके इसी वेंचर में, उनके इस इन्हीं इकोनॉमिक डिसीजन में उनकी हेल्प कर रहे हैं। और बाकी चीज़ यहाँ पे ये आपको पूरा समझा दिया है कि अगर रिसोर्सेज नहीं है, तो इवन इफ यू से यू हैव प्रोवाइडेड रियल फ्रीडम, फॉर्मल फ्रीडम, वो फॉर्मल फ्रीडम जो है इट इज़ नल एंड वॉइड। और जो यहाँ पे सोशलिस्ट क्रिटिक ऑफ लिबरल इक्वालिटी है, वो यही है कि अगर कोई बच्चा अगर पॉवर्टी में पैदा हुआ है, कोई हैंडीकैप पर्सन सीढ़ियों पर चढ़ना चाहता है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो वहाँ पे फॉर्मल फ्रीडम किसी की काम की नहीं है। उनको रियल इक्वालिटी, इफेक्टिव इक्वालिटी चाहिए, और वो उनकी कैपेबिलिटी एनहेंस करने से होगा। फिर ये सब चीज़ें जो आपको बता दिया कि कुछ चीज़ें जो है वो यूनिवर्सली गारंटी होनी चाहिए, ताकि सब तभी तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होगा। और ये है काउंटर एक्शन मेजर ऑफ सोशलिज्म। फिर ये है कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको रिड्यूस कैसे किया जाएगा। सोशलिस्ट पॉलिसीज़ या सोशलिस्ट मेजर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। सो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में जिनकी हायर इनकम है उन पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे ये है कि जो ऑलरेडी उन सोशो इकोनॉमिक सिस्टम से अच्छा खासा फ़ायदा उठा चुके हैं, तो उनके ऊपर वो ज़्यादा टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि फिर वो उनके पास ऑलरेडी, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं उनके पास, है ना, या लाख 2 लाख का अगर उनके पास उनके ऊपर टैक्स भी लगेगा तो उन पे कोई ज़्यादा बर्डन नहीं है। तो ये अगर यही गरीब आदमी है, 30,000 कमा रहा है, और उस पे अगर टैक्स लगाएंगे तो वो फिर उसकी, है ना, उसके ऊपर एक एक तरह से टॉर्चर हो जाएगा। सेकंड ये है कैपेबिलिटी, इफेक्टिव फ्रीडम, कि जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं वो यूनिवर्सली प्रोवाइड की जाए, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, फिर हाउसिंग, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, इवन यूनिवर्सल बेसिक इनकम, ये भी इसी का पार्ट है जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला बताया, यहाँ पे इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये नहीं है कि जो पैसा जो सरकार के पास आ रहा है वो सबके खाते में डालें। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि अगर सोशलिस्ट स्टेट के पास, सोशलिस्ट ग्रुप या सोशलिस्ट ओनर्स के पास वो सरप्लस आता है, वो टैक्सेशन आता है, तो वही टैक्सेशन जो है वो प्राइवेट कंजम्पशन की जगह इट इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स ऑल दोज इनिशिएटिव जिनको हम कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट इनिशिएटिव कह सकते हैं। तो all those socialist surpluses they can be diverted towards capability enhancement, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज जितने भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, उनकी तरफ हो सकता है। और साथ में फिर जो इक्वल एक्सेस है, जो आपको बताया कि जैसे स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो है, अगर वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उन पे यहीं पे जो जो कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट है, या फिर जो भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है, यहाँ पे वो सोशल सरप्लस फंड जो है वो यहाँ पे उनकी हेल्प कर सकता है। तो खैर, ये लेक्चर लंबा हो गया, बाकी जो भी इसकी पीडीएफ में है वो मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बता दिया है। सो लेट्स सी, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो और आगे बता भी सकते हैं, लेकिन इसके बाद कंसेप्चुअल कुछ नहीं है, जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो नीचे लिखी हुई है। और
फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन है, कम्युनिटी सेक्शन है, उसमें आप बता सकते हैं कि इसी को ये आगे और बताना है, या फिर आपके जो जो इंडिविजुअल डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। दिस इज इट। थैंक यू वेरी मच।